मुझे जो टॉपिक मिला है वाई सेफ साफ, हम लोगों को मुझे सेफ साफ क्यों करना है, तो उसके बारे में हम आप सभी से बातचीत कर रहे थे। तो जैसा मैंने बोला कि हम सभी लोग जो पैसा कमाते हैं जरूरत के लिए नहीं कमाते, हम सभी लोग लाइफ स्टाइल के लिए कमाते हैं। तो सबसे पहले हमने जानने की भी कोशिश किया लाइफ स्टाइल क्या है। कोई 2 करोड़ की गाड़ी चलाता है, ये लाइफ स्टाइल है। कोई 4 लाख का कार चलाता है, उसका लाइफ स्टाइल है। दोनों में आदमी बैठते हैं, दोनों में एसी चलता है, दोनों जाम में दोनों की स्पीड भी लिमिटेड होती है। बहुत ज्यादा वैसा नहीं 2 करोड़ वाली भीड़ में बहुत तेज से चलाएगा, लेकिन बस लाइफ स्टाइल की बात है। कोई स्प्लेंडर चलता है, कोई हार्ले से चलता है, कोई रोलेक्स बनता है, कोई सामान घड़ी, कोई 5 रुपए के पेन, कोई 5 लाख का पेन, तो कोई सामान फोन चलाता है, कोई आईफोन चलाता है। ये सब लाइफ स्टाइल का पार्ट। तो हमने देखा था 6 टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल, 6 तरह का हमने लाइफ स्टाइल के बारे में बातचीत मैंने किया था। तो सबसे ऊपर जो लाइफ स्टाइल है दुनिया में, लग्जरी लाइफ स्टाइल, राजभोग सुखभोग बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा अमीर हैं, पुश्तों तक पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। जैसा आप सभी ने देखा भारत में रतन टाटा ने 1500 करोड़ तो डोनेट किया है। किसी कंपनी का 1500 करोड़ टर्नओवर नहीं होता है, किसी की पुश्तें नहीं कमा पाती, वो ऐसे मामूली तुरंत ही 1500 करोड़ उन्होंने डोनेट कर दिया है। तो इतने इनके पास पैसे हैं, तो लग्जरी लाइफ स्टाइल है, इनके पास पुश्तों तक पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। इससे थोड़ा सा नीचे आते लाइफ स्टाइल ऑफ कंफर्ट, जो टॉप सेलिब्रिटीज हैं या ये सांकेतिक चित्र है, इसी संबंधित और भी सेक्टर में बहुत ऊंचाइयों पर हैं, तो उनको भी हम ले सकते हैं। विराट कोहली वगैरह भी हैं, वो भी लाइफ कंफर्ट में आते हैं। तो इनके पास भी बहुत सारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा है, और ये उनसे एक रैंक नीचे में आते हैं। इनके पास भी बहुत पैसा है, इनको पुश्तों तक नहीं लेकिन पीढ़ियों तक पैसे की कोई कमी नहीं होती है। पहले में पुश्तों तक, दूसरों में पीढ़ियों तक। और तीसरा है लाइफ स्टाइल ऑफ नेसेसिटी, इनके पास भी गाड़ी घोड़ा बंगला सब जलवा रहता है, लेकिन नेसेसिटी इनका होना जरूरी है, इनके जाने के बाद या ऊपर से हटने के बाद सब समाप्त हो जाता है। लाइफ स्टाइल ऑफ वेयर एग्जिस्टेंस, जो हाईली एजुकेटेड माना जाता है इंडिया में, दुनिया में हर जगह ये अपर मिडिल क्लास है, तो इनके पास भी मान सम्मान जलवा सब कुछ है, और ये भी जब तक अस्तित्व में है तब तक इनके पास है, और अपर मिडिल क्लास में लोग आते हैं। इससे नीचे है लाइफ स्टाइल ऑफ पॉवर्टी या मिडिल क्लास, दोनों हमने लिखा है, तो दोनों लोग आते हैं इसमें। इसकी संख्या भारत में मैंने बताया बहुत भारी तादाद में है। आज के डेट में भारत में सबसे ज्यादा कोई परेशान है लॉकडाउन में, तो ये परेशान है, इनका रोजी रोटी सब छीनने वाला है, बैठ के नहीं खा सकते, तो इनकी तादाद भारत में बहुत ज्यादा है, करोड़ों में होलसेल में पाई जाती है। और मैं भी इसी का हिस्सा था, मैंने आप सभी को बताया। और इससे भी एक नीचे लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल ऑफ चैरिटी, जो दान या भिक्षा जीते हैं या कोई कुछ है नहीं। तो ये हमने 6 तरह का लाइफ स्टाइल देखा। इसमें हम अपने आप को कहाँ पाते हैं, हम देख सकते हैं। तो मैंने अपने आप को देखा, ईश्वर को धन्यवाद दे के मैं लाइफ स्टाइल ऑफ चैरिटी से एक रैंक ऊपर था, उससे ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं था। तो ये हमारा पोजिशनिंग है, हमारी लाइफ स्टाइल जीवन शैली है हमारा, पहले और आज भी देख सकते हैं। अब देखते हैं ऐसा क्यों है, इतनी असमानता क्यों है। तो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की मैंने बात किया था कि हम सभी लोग अखबार पढ़ते हैं, और अखबार कितने प्रकार का होता है, बहुत सारे अखबार हैं। पॉलिटिकल टाइम नाम का कोई, पॉलिटिक्स बहुत मायने रखता है दुनिया में, लेकिन उसके नाम से कोई अखबार नहीं आता कि सिर्फ पॉलिटिक्स हो उसमें, अखबार में पॉलिटिक्स होता है। स्पोर्ट भी बहुत मायने रखता है दुनिया में, लेकिन इसके नाम से कोई अलग अखबार नहीं आता। लेकिन इकोनॉमिक्स इतना मायने रखता है कि इसके नाम से इकोनॉमिक्स टाइम बहुत सारे अखबार आते हैं। इकोनॉमिक्स हमारे लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत मायने रखता है। किसी देश की चर्चा होती है तो इकोनॉमिक्स पे ही चर्चा होती है। हम जापान की बात करते हैं, जापान कल्चर की बात नहीं करते, हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। लोग भारत में अगर देखते हैं दूर से, तो भारत को क्या देखते हैं, कितना विकास किया, कहां तक पहुंचा, जीडीपी ग्रोथ क्या है। जैसा आज के डेट में भारत का अर्थव्यवस्था क्या है, जीडीपी 2% पे आ गई है। तो इकोनॉमिक्स देखा जाता है। अमेरिका का भी इकोनॉमिक्स बहुत डाउन है, 7 साल में इतने लोगों उन्होंने रोजगार दिया, अगले 1 हफ्ते में उन लोगों का रोजगार छिन गया है। तो इकोनॉमिक्स बहुत मायने रखता है देश विदेश दुनिया के लिए। आप जानते हैं कि सभी बड़ी कंपनी या देश भी आर्थिक सलाहकार रखते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी पैसे को मैनेज करने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट आर्थिक सलाहकार रखते हैं। हमारा आर्थिक सलाहकार है, क्योंकि
देश के लिए पैसा जरूरी है, कंपनी के लिए भी बहुत मायने रखता है, लेकिन हमारे यानी हमारे लिए भी इकोनॉमी बहुत मायने रखता है। तो हमारा इकोनॉमी मायने रखता है, तो आखिर हमारा इकोनॉमिक आर्थिक सलाहकार कौन है, फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है? सामान्यतः तो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर या तो माँ होती है या तो बाप होती है, बाप होते हैं, पत्नी होते हैं, दोस्त होते हैं, या कोई इंश्योरेंस एजेंट आ जाता है, बोलता मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, तो आपको एडवाइस करने आते हैं। जैसे मेरे पास कई बार फोन करते, सर मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी सैलरी कितनी है? बोलता 30,000। हम कहें जब तुम 1.5 करोड़ कमाना साल का, तब तुम उसे फाइनेंशियल एडवाइजर करने मेरे पास आना। अभी तुम 30,000 पाते हो, मुझे तुम क्या कैसे बताओगे? तुम इतना पैसे का मैनेजमेंट करते, तब तुम खुद ही बहुत बड़ा बैंकर ना होते, बैंक हो जाते। इसलिए हमारी आर्थिक हालात ठीक नहीं है कि हमारा आर्थिक सलाहकार कोई ढंग का नहीं है, और ये जो असमानता दुनिया में बनी रहेगी, क्योंकि ऐसे वर्ग को कोई भी सलाह देने वाला नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा मामला बदला है कुछ सालों से। आपको ये शायद हम आपको भी और हमें भी कुछ लोग मिले हमें, जिन्होंने बताया, श्रीमान जैसे आज हमारा उठक बैठक जो होता है, आदरणीय श्रीमान रजत सर, श्रीमान जैन सर, श्रीमान ग्रिवाल सर, श्रीमान माधव सर, तो आज ये हमें, जब से हमें फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करना है, पैसे के लिए कैसे करना, क्या कर, जब से इन लोगों ने सलाह देना शुरू किया, तब से मैंने देखा जीवन में बड़ी उन्नति होना शुरू हो गई। आज भी मेरे बाबा बोलते हैं तुम बहुत पैसा कमाते हो, तो इतना पैसा 2-3 बस ले लो, बस चलवाओ। मैंने कहा आप मेरे बाबा हैं, इमोशन अलग चीज है, रिश्ता अलग चीज है, बाबा होना अलग चीज है, लेकिन पैसे के बारे में एक्सपर्ट होना ये अलग चीज है। तो मैं ये बात नहीं मान सकता उनकी। तो हमारे लिए अर्थव्यवस्था मायने रखती है। ये कारण है कि वो जो कैटेगरी लाइफ स्टाइल, ये भी एक कारण है हमारा पीछे होने का। अब हम आगे और देखते हैं कुछ। हम सभी अगर मान लीजिए जो पैसा, अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा भी करना चाहें, तो हमारे पास मात्र 2 ऑप्शन है। ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। एक तो हम सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं नौकरी के लिए, सरकारी या प्राइवेट, सरकारी की ज्यादा, फिर उसके बाद प्राइवेट की, उसके बाद भी छोटा बिजनेस। हम बड़ा बिजनेस कर नहीं पाते, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। अगर हम जॉब करते हैं तो क्या हो सकता है? आप सभी को पता है जॉब का फॉर्मूला है क्वालिफिकेशन QT इक्वल टू आई, क्वालिफिकेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू इनकम। हमारी जो आमदनी है वो हमारी क्वालिफिकेशन को टाइम में देने के हिसाब से होती है, यानी क्वालिफिकेशन जितना टाइम हम देंगे उस हिसाब से हमारी मनी होती है। लेकिन बिजनेसमैन का फार्मूला उल्टा होता है। हम समय को देख के पैसा कमाते हैं, मगर बिजनेसमैन मनी देख के समय कमाता है। दोनों में अनमोल कौन सा है? समय। हम समय गंवा देते हैं तो और सस्ते में बेचते हैं, और बिजनेस में मनी देख के टाइम खरीदता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए हम कभी भी, क्वालिफिकेशन भी हमारा सीमा है, समय की भी सीमा, तो हमारे आमदनी सीमित होती है। नौकरी की यही हाल है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये उसका तथ्य है, तथ्य को इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर हम करेंगे बिजनेस। तो बिजनेस कौन सा हम लोग करेंगे? स्मॉल बिजनेस क्या करेंगे हम लोग? जैसे मैंने कहा, मैं अपनी बात करूं, मैं कौन सा बिजनेस कर रहा? छोटा सा तो कोई दुकान खोलता, ऐसे कोई दुकान खोलता, ट्रेडिशनल दुकान खोलता, ट्रेडिशनल दुकान। ये हम छोटा बिजनेस के सांकेतिक है, इससे रिलेटेड और भी कोई जो भी दुकान हम लोग खोलते हैं छोटा ही खोलते हैं, सांकेतिक है ये। तो या ऐसे रेस्टोरेंट खोलते हैं हम लोग। तो स्मॉल बिजनेस हम लोग खोजेंगे, तो ट्रेडिशनल बिजनेस है। जबकि आप सभी को पता है बदलते हुआ जो समय है, खरीदने का और बेचने का तरीकों में बदलाव हुआ है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग शिफ्ट हुआ है फ्रेंचाइजी में। तो पुराने ट्रेडिशनल मार्केट का धंधा जो है, ट्रेडिशनल मार्केट का धंधा फ्रेंचाइजी ने खा गया है, और फ्रेंचाइजी भी शिफ्ट हो गया है बड़े बड़े मॉल में। तो ट्रेडिशनल और फ्रेंचाइजी पूरी तरह इसमें शिफ्ट हो गया है। तो हम अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे तो चलेगा कहाँ? वो तो हमको माल ने खा गया, और माल महंगे भी हैं, छोटे भी हैं, सस्ते भी आते हैं, प्रोडक्ट्स लोगों के लिए भी मिलते हैं। तो ये सबका खा गया ट्रेडिशनल बिजनेस। और इसका भी एक बाप आ गया जो बदलता हुआ समय, वो ऑनलाइन मार्केटिंग सबको खा गया। तो ये जो खरीदने और बेचने के तरीके में एक समय के साथ एक बदलाव है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग सबको खा गया। जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे हैं वेबसाइट है। तो इनने मालों को बंद करा दिया। मैं आगरा में गया था, खोजा सब माल किधर है, तो बोले सब माल का इधर सब बंद पड़े। क्यों? क्योंकि उसका असर है, असर नहीं चल पाया। हर दिन माल सुने पड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो हम बिजनेस करेंगे, नौकरी को मैंने पहले बताया, अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमारा ये हाल हो। तो यही हमारा बिजनेस है। और हम सभी लोग ऑनलाइन मार्केटिंग कर नहीं पाएंगे, और माल खोलने के हमारे पास पैसा है नहीं, और फ्रेंचाइज लेने के हमारे पैसा है नहीं, क्योंकि हम लोग किस प्रोफाइल में आते हैं पहले हम सभी को बताया। हम लोग जब भी करेंगे बिजनेस,
तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे, और ये ऑलरेडी बंद हो चुका है। इसको जो भी कोई खोलेगा 100% लिखवा ले, वो बंद ही होना है, आज नहीं कल बंद ही होना, क्योंकि इसका जमाना ही नहीं है, चलेगा नहीं। इसको ये खा गया और इसको ये खा गया। तो इस तरह से हमारे पास जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बिल्कुल धुंधला नजर आता है कि बिजनेस करें नौकरी, दोनों से हम कभी अमीर नहीं बन सकते। तो जो सक्सेस लाइफ स्टाइल है उसमें हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारी पोजीशनिंग कहाँ पे होने वाली है, इसलिए पीढ़ियों से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे आखिर पोटेंशियल कहाँ है। ये तो हमने अपने आप को भी देखा, अब देखेंगे पोटेंशियल कहाँ है। पोटेंशियल पे भी बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है, पोटेंशियल क्या है। तो पोटेंशियल आप देखेंगे भारत का पॉपुलेशन कितना है, कितना है आप देखिए, लेटेस्ट है 139 करोड़ 19,39,460, सीधा सीधा 140 करोड़ है इस समय लगभग, हम देख सकते हैं। लेटेस्ट डाटा बिल्कुल मैंने गूगल से मारा है, 19-20 हो सकता है। तो हम समझने के लिए 140 करोड़ लेते हैं इस समय भारत का पॉपुलेशन है। हम ट्रेडिशनल दुकान खोलते हैं, गली में सीमित लोग होते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं चलता। कोई भी आदमी बड़ा बिजनेसमैन गो आईबीओ के निशाने पर 140 करोड़ है, फेसबुक के निशाने पे 140 करोड़ हैं, और जूम मीटिंग के निशाने पर भी 140 करोड़ है, और चाइनीज कंपनियों मोबाइल कंपनियों के निशाने पे 140 करोड़ है, और किसी पॉलिटिकल के निशाने पे 140 करोड़ है, और अमेजॉन के निशाने पे 140 करोड़ है। दुनिया का हर एक बड़ा उद्यमी के निशाने पे 140 करोड़ है। जो यहाँ पे लेके आएगा वो पैसे वाला बनेगा। ये है भारत का पोटेंशियल। यहाँ जो बिजनेस करेगा वहां गली में नहीं जहां खोलते हैं, ऑफिस में नहीं, यहाँ पे कुछ कर सके तो हम पैसे वाले बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 140 करोड़ में कैसी पोटेंशियल है, वो अपने बिजनेस से भी हम रिलेट करेंगे। पर्सनल केयर पे हम बात करेंगे। पर्सनल केयर, कोई भी आदमी सुबह उठता है, ब्रश करता है, फेस वॉश करता है, ये तो आवाज आ रही है? जी जी जी। तो पर्सनल केयर, तो हर आदमी जो है इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, तो प्रति व्यक्ति का जो खर्चा है एवरेज 1,000 रुपया है। तो देखते पोटेंशियल कितना है। तो भारत में 140 करोड़ है और एक घर का खर्चा 1,000 रुपया है। और 1,000 किस बात का खर्चा है? नहाने धोने में, और इसी में हम जोड़ लेते हैं होम केयर भी, तो दोनों मिला के 2,000 हो जाता है। 2,000 महीने खर्चा पूरा डिटर्जेंट लेके, पूरा पर्सनल केयर होम केयर लेके। स्लाइड दिख रहा सर? 2,000 रुपये महीने का खर्चा है। तो भारत में 140 करोड़ हैं और एक घर का खर्चा होम केयर पर्सनल केयर मिला के 2,000 हुआ। तो 140 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 2,000 कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28। अगर एक 1,40,000 सिर्फ हम नहाने धोने में भारत की निकाल देते हैं, ये पोटेंशियल है। उसके बाद नहाने धोने के बाद, क्रीम वगैरह लगाने के बाद, अब आदमी किचन केयर पे आएगा, वो खाएगा, उसके सारे बर्तन होंगे, तो उसमें जो घर के खर्चा 3 से 5,000 रुपए एवरेज रखते हैं। तो किचन का खर्चा आप देख लीजिए, तो प्रति 140 करोड़ का पोटेंशियल देखिए किचन से कितना हो सकता है। 140 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 5, मैं यहाँ पे बुरा नहीं कर सकता, कितना हो सकता है, कितना 1,000 करोड़ रुपया पोटेंशियल है। उसके बाद फिर आता है वेलनेस। हमारा जो खाना है वो पौष्टिक नहीं है। आज के डेट में हर आदमी बीमार है। कैसे? जब आप 2 तरह की दवाइयां मिलती है, वेलनेस और एक है हेल्थ केयर। वेलनेस क्या है? वेलनेस की जो प्रोडक्ट्स हैं बताया जाता है इसको खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे। और हेल्थ केयर क्या है कि बीमार हो जाएंगे तब आपका इलाज होगा। यानी आज के डेट में हर आदमी बीमार है, यानी बीमार नहीं तो भी कहा जा रहा है इसको खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। तो एक दवाई पहले खा रहा है और बीमार होगा तो दवाई खा ही रहा है। तो हर आदमी तो दवाई खा रहा है। स्वस्थ है तो इसलिए खा रहे हैं ताकि स्वस्थ बने रहे, तो भी दवाई खा रहे हैं, और बीमार जाएंगे तो एलोपैथ पे जाएंगे। तो ये दोनों इंडस्ट्री है। तो वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ा पोटेंशियल है हर घर, इसमें हर व्यक्ति के लिए $1 ट्रिलियन का ये इंडस्ट्री है। तो
हर घर की जरूरत है, तो कितना पैसा हो सकता है? हर घर अगर आदमी खाए, कैल्शियम खाए, जो भी प्रोडक्ट्स है उसको खाए, तो 2-3 हजार रुपए खर्चा महीने का है, तो 140 करोड़ के हिसाब से बोले तो कितना पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हेल्थ केयर। उसके बाद फिर मानसिक शांति। आदमी अभी ने जो जितना भी देखा, पहले त्वचा की सफाई किया, फिर त्वचा को चमकाया, फिर उसके बाद वो खाना खाया, पेट पूजा का, अभी तो दिमाग के लिए कुछ नहीं किया, मानसिक शांति के लिए। और मानसिक शांति में अध्यात्म से बढ़िया तो कोई उपाय है नहीं। तो जब आप सभी को पता ग्रंथ अपने पास हैं और ग्रंथ बढ़ते जा रहे हैं, तो एक पोटेंशियल है। 140 करोड़ घरों में अगर एक ग्रंथ पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर शांति होगी। तो कितना बड़ा पोटेंशियल है। और उसके बाद फिर अभी हमने त्वचा साफ किया, नहाया धोया, खाना खाया, मानसिक शांति मिली। अब थोड़ा लाइफ स्टाइल में भी देखेंगे, तो लाइफ स्टाइल में कितना खर्चा कर रहा आदमी। जींस पहनता है, टी शर्ट पहनता है, सूट पहनता है, न जाने क्या क्या पहनता है, तो 5-7 हजार खर्चा इसका है। तो ये देखिए, तो एक बहुत लंबा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैंने सुबह से लेकर शाम तक का पूरा पोटेंशियल है। कितना हजार रुपया, कितना हजार करोड़ रुपया है जो यहाँ पे मार्केट में है, ये मैंने दिखाया। अब हम देखते हैं इस लाइफ स्टाइल पे कुछ ही कंपनियां, इस सूट की बात करें हम लोग पास अगर देखेंगे, शेफ साहब से पहले तो 2 ही कंपनी 3 कंपनी की मजबूरी में लेना पड़ता था। तो कितना पैसा कमा रहे हैं भारत से, हजारों करोड़ रुपया ये सिर्फ सूट बेच के यहाँ से भारत से ले जा रही हैं फैशन में, फैशन से। उसके बाद अब हम जो FMCG की मैंने बात किया, तो जो प्रोडक्ट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट की मैंने हेल्थ केयर और पर्सनल केयर की बात किया, तो उसमें कितना पोटेंशियल है। कुछ कंपनियां ऐसे PG है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हजारों करोड़ रुपया इस देश से उठा के इन लोग ले गई, हजारों करोड़ रुपया। और ये बात जो मैं आपको इकोनॉमी समझा रहा हूं, 140 करोड़ में पोटेंशियल क्या है, ये इकोनॉमी 2 लोगों को समझ में आ गया था, तो बाबा रामदेव और इनको समझ में आ गया। एकेडमिक एजुकेशन ज्यादा है नहीं इनके पास, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, आना ही चाहिए। 140 करोड़ पोटेंशियल का है, इन्होंने FMCG प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया और इन लोगों ने लोगों को बताना शुरू किया। तो जैसा आप सभी को पता है, इन कंपनियों ने ब्रांड के नाम पे, ब्रांडेड लोगों से ब्रांड के नाम पे लोगों को कस्टमर बनाया, और बाबा रामदेव ने देशभक्ति के नाम पे लोगों को कस्टमर बनाया। तो हजारों करोड़ रुपया विदेशी कंपनियां ले आई थी, बात बाबा को समझ में, बाबा दोनों ने लंगोट टाइट किया और मिशन उठाया। दोनों पढ़े लिखे नहीं है, MBA नहीं है, लेकिन एक मिशन उठाया और निकल पड़े दोनों, और एक ही बात बोलना शुरू किया, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। जब ऐसा नारा दिया जाएगा 140 करोड़ को, तो कुछ करोड़ तो इन्हें फॉलो करने वाले हैं, और कुछ लोग इन्हें आज अरबपति बना दिए। कुछ लोग 140 करोड़ में कुछ लोग तो मानेंगे इनको अरबपति बना दिए। हालांकि विदेशी कंपनियों ने ब्रांड के नाम पे कस्टमर बनाया, और बाबा रामदेव ने देश के नाम पे कस्टमर बनाया। लेकिन एक लीगल कंपनी, एक बहुत विशाल कंपनी आज से 20 साल पहले शुरू हुई थी, जो हर सेक्टर में काम करती है, जिन सेक्टर पे ये सारी कंपनियां काम करती हैं। 20 साल से कंपनी काम करती है, और उसमें हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, लाइफ स्टाइल, मानसिक शांति सब शामिल है इसमें। इकलौती एक ऐसी कंपनी आई जो सभी कंपनियों ने कहा ब्रांड अपनाओ, सभी कंपनियों ने कस्टमर बनाया ब्रांड के नाम पे, कोई देश के नाम पे। लेकिन अपने शेफ साहब के, अपने महान डायरेक्टर ने, दुनिया की महान कंपनी ने आह्वान किया, किसी को कस्टमर नहीं बनाया। और ये कंपनी और SSS के एजुकेशन ने मिल के एक अवेयरनेस फैलाया कि स्वदेश विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, कस्टमर ना बनो, डायमंड बनो, क्राउन एम्बेसडर बनो, महान लीडर बनो। ये घूम घूम आप सभी ने अवेयरनेस फैलाया और फैलाया जा रहा है 20 सालों से। और आप सभी को पता है कि भारतीय लोग इतने लालची होते हैं, पहले सभी के पास सिम कार्ड हुआ करता था, लेकिन जियो ने एक फ्री डेटा दिया कि फ्री है, तो फ्री के चक्कर में हम 2 सिम रख लिए। तो एक
जीवी डेटा के चक्कर में अगर हम सिम रख सकते हैं या सिम कार्ड रिमूव कर सकते हैं, तो जहां से क्राउन डायमंड या करोड़पति बनने का मौका मिले, वहां पे लोग अपने प्रोडक्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं और सेफ आपका प्रोडक्ट अपना सकते हैं। अगर आपके मन में भ्रम है कि लोग पहले से इस्तेमाल करते हैं, एक जीबी डेटा के लिए लोग नेटवर्क बदल सकते हैं, सिम बदल सकते हैं, तो जहां जैगुआर आएगा वहां प्रोडक्ट्स को भी लोग रिमूव कर सकते हैं। जरूरत बस है अवेयरनेस फैलाने की, और यही और उन सभी कंपनियों के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन सेफ साहब के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये हम जैसे लोगों को, बिल्कुल लटूरे मजदूर बेहाल लोगों को बोलते बेटा आओ ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहोगे, और ऐसे हम लोगों को बुला के और ब्रांड एम्बेसडर बना के, और हमको देखिए मैं वहां पे बैठा हुआ हूँ, हम जैसे लोगों को चुनती है, और जिसके पास विजन है और थोड़ी भी सद्बुद्धि है, वो इस मिशन में शामिल होता है और घूम घूम नारा देना शुरू करता है, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, और कस्टमर ना बनो डायमंड और क्राउन बनो, यही मेरा प्लान है। और इसी प्लान को घूम घूम मैंने आज से 11 साल पहले जाना था और घूम घूम मैंने बताना शुरू किया, इस पोजीशन से मैंने बताना शुरू किया, और धीरे धीरे आप देखिए मेरी प्रोफाइल क्या है, बिल्कुल निम्न बैकग्राउंड से मैं था, और ये मैंने बताना शुरू किया घूम घूम, और मैं पर्ल बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना। हालांकि जब मैं बताया स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, अपना भगाओ और कस्टमर ना बनो डायमंड बनो, तो बहुत लोग विरोध करेंगे, रिजेक्शन करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 140 करोड़ में कुछ परसेंट भी आ गए तो अपना काम बन जाएगा, और कुछ परसेंट हमारे साथ आए तो मैं पर्ल बना, फिर धीरे धीरे सीनियर का आशीर्वाद बना, और धीरे धीरे मैं डायमंड भी बना, और टॉप 5 अर्नर में भी आया। जितने भी सेफ साहब ने आज तक कंपनसेशन प्लान लॉन्च किया, उसमें सबसे पहले मेरी हमेशा मैंने इनकम दिया, लेवल बढ़ाया, और यहां तक पहुंचाया सिर्फ इसी बात को मान के। मैंने किया क्या है, इसी मिशन को आगे बढ़ा रहा हूं, और यहां तक इतने महान हस्ती, दुनिया की महान हस्ती से आशीर्वाद लेने तक यहां तक पहुंचाया। और इनकम की बात करें, अभी जो पिछला प्लान लॉन्च हुआ उसकी इनकम आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, कस्टमर ना बनो रूबी और डायमंड बनूं, ये घूम घूम बताया, और सिर्फ बताने का नतीजा है नया प्लान जो अभी एक पे आउट चल रहा था, ये मेरा पे आउट रहा है। और फिर मैंने मेरी हालात क्या थी आप सभी ने देखा, इसी से हमने एक ब्रांडेड बाइक लिया, फिर हम आज फॉर्च्यूनर चलाते हैं। और आप सभी कुछ लोगों को पता भी होगा कि अगर लॉकडाउन नहीं आया होता तो ये गाड़ी अब तक रॉयल डीमर्स टीम में आ गई होती है, और ये सेफ साहब की सबसे महंगी गाड़ी है रेंज रोवर, जो अभी तक किसी पास नहीं है। ये श्रीमान रजत सर से परमिशन लिया गया था, तब तक लॉकडाउन आ गया, नहीं तब तक आ चुकी होती। तो देखिए ये सेफ साहब ने कहां से कहां बदल दिया। गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक चले गए, बहुत दूर तक चले गए, मुझ में थकान न पाए, बेचारे खुद तक गए, और इस पोजीशन तक लाके पहुंचा दिया। देख सकते हैं बहुत बड़ा अंतर पैदा हुआ है, और आज दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम मिली है, तो दोस्तों कस्टमर बनाने वालों को ये सम्मान कभी नहीं मिल सकता, लेकिन आप अगर लोगों को रूबी बनाएंगे, डायमंड बनाएंगे, उनके ड्रीम पूरा करेंगे, ये रास्ता बहुत नेक है, बहुत सच्चा है, बहुत महान है। और थोड़ी सी अड़चने आ सकती हैं, रिजेक्शन होगा, उसकी परवाह ना करें, आप बिल्कुल डट जाएं और लोगों को बताएं। और ग्रेट लीडर हमको मिले, बहुत सारे डायमंड मिले, दो हमारे ग्रेट लीडर मिले, श्री दीपक कुमार शर्मा जी, श्री बलवंत सर, और हमारे महान पथ प्रदर्शक और आर्थिक सलाहकार या जीवन के सलाहकार सब कुछ है। बहुत दमदार टीम और अपलाइन मिली, पूरा तरह जीवन बदल गया। और इस बिजनेस में जब मैं ज्वाइन किया था उससे कुछ दिन पहले ही जब मैं भर्ती हुआ था, मेरे पिता एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे पास कोई गार्जियन नहीं था। और तो मैं एक गार्जियन है, आप जैसे कल हालांकि इसके ऊपर ट्रेनिंग हुई है, मेंटरशिप के ऊपर ट्रेनिंग हुई है, तो मेरे मेंटर्स बैठे हुए हैं, उनके बगल में मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और गार्जियन का
उन्होंने मेरे जीवन में रोल अदा किया, मेरे आर्थिक सलाह बने, जीवन के सलाहकार बने, और शेख साहब और आपके बदौलत मेरा जीवन पूर्णतः बदल रहा है। और दोस्तों, सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। और इसको अगर सेंटेंस बदल दें तो ऐसे कह सकते हैं कि यात्रा ही मंजिल है। मंजिल माने कोई अंतिम बिंदु नहीं। अंतिम बिंदु क्या है? यात्रा ही मंजिल है। तो कोई 11 साल से चल रहा है, कोई 14 साल से चल रहा है, कोई, जो सभी लोग चल ही रहे हैं और सभी लोग कहीं पहुंच रहे हैं। कोई सिल्वर बना है, कोई गोल्ड बना है। सफल कौन है? कोई नहीं, सब चल रहे हैं। जो पहले चला है थोड़ा आगे चल रहा है, जो बाद में चला थोड़ा पीछे चल रहा है। किसी की स्पीड ज्यादा, किसी की स्पीड कम। कोई मंजिल तो है नहीं, यात्रा है, चला जा रहा है। कहाँ जाना है पता नहीं। पता होता सब, अगर मंजिल का पता होता तो रुक जाते, क्योंकि मैं बिजनेस से पहले आया था कि मैं गरीब हूं, अमीर बन जाऊंगा। और अमीर का मतलब गरीबी की तुलना में थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, तो वो तो हो गई। अगर सच में उसी लिए मैं आया होता तो वह तो मिल गया, तो मैं अब क्यों काम कर रहा हूं? सच्चाई वो नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ नहीं मिला, अभी मैं कहीं नहीं पहुंचा, अभी तो मैं चल ही रहा हूं। कहां तक जाऊंगा? जब तक जिंदा चलता रहूंगा। कहां पहुंचूंगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन चल रहा हूं, कहीं तो पहुंचूंगा। और ये चलने के चक्कर में ग्राउंड तक आ गया हूं, और आगे देखता हूं क्या होगा। उस सब अपने आप रास्ते में, रास्ता ही, पथ ही मंजिल है। कोई अंतिम डेस्टिनेशन कुछ नहीं है। चलते रहिए। और मैं सभी अपलाइनों को देखता हूं, इतने बड़े मुकाम के होने के बाद चल ही रहे हैं। अगर शायद उन्हें मुकाम मिल गया होता तो रुक जाते। किसको मिला यहाँ पे मुकाम? कहीं मुकाम नहीं मिला। मुकाम क्या है? रास्ता ही मंजिल है, यात्रा ही मंजिल है, और कोई मंजिल नहीं होता। इस भ्रम में मत रहिए। कई लोग बोलते मैं सफल हो गया। कहाँ सफल हो गया? यात्रा ही सफलता, यात्रा ही मंजिल है। अब फिर कई लोग इसमें बोलते हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इसका किसी काम थोड़ा कम चलता है, किसी काम थोड़ा ज्यादा चलता है, थोड़ा निगेटिविटी आती है, तो कहते हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? अरे क्या करेंगे आप? ये तो आप ऐसी बात करेंगे जैसे कोई आदमी ऐसे जगह पे भूल गया हो जहां पे ना जीपीएस काम कर रहा है, अन्य कोई पता बताने वाला है, और आप वहां पे खड़े होकर चुपचाप विदान में कह रहे हैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। वहां क्या करेंगे आप? न कोई जीपीएस बताने है, न कोई पता बताने वाला है, ऐसे जगह खड़े हैं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। भाई समझ में नहीं आ रहा तो खड़े होकर समझ में आएगा। चलो तो, घर से उठो तो, फोल्डर तो उठाओ, मीटिंग तो शुरू करो, शुरू तो कर, अपना काम तो कर, चलना शुरू कर। किधर? ये तो नहीं किधर नहीं चल, किधर भी चल भाई। चलोगे, कुछ करोगे तो कुछ तो निकलेगा। मुझे पता थोड़ी था कि मैं क्राउन बनूंगा और आज जूम मीटिंग से आपको ट्रेनिंग दूंगा। किसको पता था इसमें जो मुझे सुन रहे हैं आपको मैं सुनूंगा? किसी को कुछ नहीं पता है। पता हो जाएगा तब नहीं किया जाता है, चला जाता है तब पता हो जाता है। 2006 में मैं पुलिस में भर्ती हुआ तो फिर मैं बर्खास्त हो गया। बर्खास्त होने के बाद मैं घर नहीं बैठा, बनारस गया, प्राइवेट नौकरी किया। वहां से मैं चला गया मिर्जापुर, नौकरी किया प्राइवेट। वहां नहीं बात बनी तो मैं दिल्ली चला गया। अरे मुझे थोड़ी पता था। और दिल्ली नहीं काम चला तो फिर गोरखपुर आ गया, और गोरखपुर फिर नहीं हुआ तो फिर मैं आगरा चला गया, और मैं आगरा चला गया फिर शेख साहब मिल गया। अरे मुझे कहाँ पता था? मैं चल रहा था तो पता चल रहा था। चलने से पता चलता है, पता चलेगा तब नहीं चलेंगे, चलेंगे तो पता चला। और आगरा गए तो पता चला शेख साहब, तब से मैं यही कर रहा हूं। तो किसको पता है? चलो तो भाई, चलोगे तो पता चल जाएगा। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएंगे, अनुभव आएंगे, खट्टे मीठे आएंगे, और यही जीवन है। तो आगे बढ़ो। तो ये मत बोलो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो काम करो, निकलो, कम चेक बना, टूट पड़ो, करो। पता करने से पता चलेगा क्या और करना है। करते करते जाओगे, बातें बनती जाएंगी। तो भाई मंजिल कुछ नहीं है। तो ये गलतफहमी कृपया करके ना रहे कि मैं सफलता क्या है? यात्रा ही मंजिल है। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। मैं तो चल ही रहा हूं। अब कई लोग फिर पूछते हैं सर हम कैपिंग के कब पहुंचेंगे?
सर हम डायमंड कब बनेंगे, सर कैपिंग पे हम कब पहुंचेंगे, सर मेरा बड़ा बिजनेस कब होगा, सर डायमंड हम कब बनेंगे। अरे मैं आपको ज्योतिष वाला दिखाई पड़ता हूं, मैं कैसे बताऊंगा आप कब बनोगे। मैं ज्योतिषार दिखाई पड़ता हूं, हाथ देखने वाला आदमी दिख रहा हूं, आप कब बनोगे ये हम कैसे बता सकते हैं। वो तो यही वाला बात है कि हमारे पास कोई फोन करे, अब बोले सर नमस्कार, हम बोले नमस्कार, सर हम गोरखपुर कब पहुंचेंगे। अरे पागल, हम कह रहे तुम कब पहुंचोगे, पहले तुम ये बताओ तुम हो कहाँ पे, तुम दिल्ली हो, आगरा हो, लंदन हो कहाँ, पहले ये बताओ, और हो कहाँ, और चले कि नहीं चले, और चले तो किसी स्पीड से चले, कि पूरा डेटा दे दो हमको, मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा कितने मिनट पे कितने बज पे गोरखपुर पहुंच जाओगे। तो कैपिंग मेरा आएगा कि नहीं आएगा, डायमंड में बनूंगा कि नहीं बनूंगा, तो सब कुछ मुझे बता दीजिए, अपना होना बताइए पहले, आप हैं कहाँ, और हैं कहाँ का मतलब है माइंड के लेवल पे हैं कहाँ, आप सोचते कैसे हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आप कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना कर सकते हैं, कितना कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग क्या है आपकी, रोड मैप क्या है, हो कहाँ, और स्पीड क्या है आपकी, इस सब कुछ क्लियर बताओ। सब कुछ क्लियर होगा काउंसलिंग में, क्लियर कर दो, मैं उसी वक्त बता दूंगा टारगेट जीतोगे कि नहीं जीतोगे, डायमंड बनोगे कि नहीं बनोगे, बिल्कुल स्पष्ट बता देंगे, भविष्य के तौर पे नहीं, आपके जो तथ्य के आधार पे बता देंगे। तो सर हम कब बनेंगे ये कोई नहीं बता सकता है, तथ्य बता दो तो कोई भी आदमी बता देगा, कोई बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही जान जाओगे आप कब बन जाओगे। 4 टाइप के आदमी होते हैं। भगवान बुद्ध, बहुत सारे शिष्य थे, सबको ज्ञान वगैरह बांट रहे थे, तब तक एक बाहरी शिष्य आया, वहीं बैठ गया चुपचाप प्रणाम करके, और बैठा 1 घंटा बैठा रहा, और कुछ पूछा नहीं, और तब तक उसके आंख से आंसू आए, और प्रणाम किया और चला गया। तब तक उनके बुद्ध के शिष्य पूछे बुद्ध भगवान के, भाई भगवान आपके पास तो बहुत लोग आते हैं सवाल करते हैं, और ये तो कुछ पूछा भी नहीं, और देखा जब आया था एक अलग आदमी था, जब आपके पास से गुजरा तो एक अलग आदमी हो गया, ऐसा क्या इसको मिल गया। तो बुद्ध भगवान बताए, और ये सवाल कौन पूछ रहा, बुद्ध भगवान का चचेरा भाई। तो बुद्ध भगवान उसको बता रहे हैं कि भाई तुम तो घुड़सवारी किए हो, तो तुम जानते हो घोड़े भी 4 प्रकार के होते हैं। एक घोड़ा ऐसा है कि जब चाबुक से पीटोगे धुआंधार, जितना पीटोगे तो थोड़ा सा चलेगा, और नहीं पीटोगे तो नहीं चलेगा। दूसरा घोड़ा है पीट दोगे तो चलेगा कुछ देर, और तीसरा घोड़ा है कि चाबुक की आवाज सुन जाए तो भाग लेता है, और चौथे घोड़े भी होते हैं तो चाबुक की परछाई देखे जाए ना तो सीधा लक्ष्य दिखते हैं। तो मेरे नजर में 4 टाइप के आदमी भी होते हैं, वो अपलाइन की ट्रेनिंग ले लें, सेफ साफ सुन लें। तो कई लोग चौथे टाइप के जो लोग हैं वो कैसे हैं, सुन लिए एक बार ट्रेनिंग, एक बार सेफ साहब को समझ लिया, एक बार अपलाइन को सुन लिया, मैंने आज से 11 साल पहले सुन लिया तो सुन लिया, जान लिया तो जान लिया, तब से भाग रहा हूं, परछाई वाला आदमी हूं, और परछाई वाले का जमाना आज के डेट में, बार बार उठो उठो उठो, कोयला की तरह कौन जगाएगा। और अगर मान ली सौभाग्य से ऐसा अपलाइन मिल गया तो हो सकता जगाता रहे, मान ली अपलाइन नहीं मिला तो गए, तो चौथा घोड़े बनने की जरूरत है। कई लोग बोलते हैं सर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। अरे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो आलस कौन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा उसको बोलते हैं आलस करना। तो फिर आलस कौन कौन कर रहा है, भाई कुछ करने का मन नहीं कर रहा ऐसा मत कहो, आखिर आलस तो कर रहा है ना मन, ऐसा क्यों बोल रहे कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है तो कर ही रहा ना, तो आलस कर रहा है ना। तो ध्यान से समझे इसको, जो आदमी बोलता है करने का मन नहीं लगता, दिल नहीं करता, जोश नहीं आता सर मेरे अंदर, विकास सर कितना आग में फाड़ता ना क्यों नहीं हूं, तो उस आदमी के लिए मैं बता रहा हूं, आप समझो प्रकृति ने हर व्यक्ति के लिए कुछ गुण दिए हैं, तो आप देखो किस गुण में आते हो। जो मन धन के लिए भागे, धन माने धन दौलत पद प्रतिष्ठा सफलता पढ़ाई लिखाई ज्यादा नंबर खेल कूद नंबर 1 होना अव्वल होना, जो इसके लिए भागे सो रजोगुणी में आता है, और जो मन सत्य के लिए भागे, जो सत्य के लिए भागे सो सतोगुणी आता है, और जो मन बिस्तर तोड़े आलस तोड़े कुछ मन नहीं कर रहा कहीं जाता नहीं है वो तमोगुणी। तो आप देखो किस कैटेगरी में हो, निश्चित तौर पर रजोगुणी तो कोई नहीं होगा जिसका मन नहीं लगता, सतोगुणी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुद्ध और कबीर तो तुम हो नहीं, तो भाई तू तमोगुणी हो, और तमोगुणी
बिल्कुल नीचे स्तर का आदमी है, और तमोगुणी आदमी किसी काम का नहीं होता है, बिल्कुल आलस तुमको पकड़ा हुआ है, आलस पकड़ा हुआ है। और चुपचाप एक टी शर्ट छपाओ, टी शर्ट पे रॉयल डीमस टीम या शेफ साहब मत लिखाओ, बल्कि टी शर्ट पे साफ साफ लिखो मैं सबसे बड़ा लटूरा हूं, ये लिखवा के ईमानदार लटूरा बनो और अपने माता पिता को दिखाओ भाई कि देखो, साफ साफ देखो, जान लो मेरे से कोई उम्मीद न करें, आप क्लाइंट को बता दो मेरे से ज्यादा उम्मीद न करें, गलतफहमी में है, मैं तमस का शिकार हूं, मैं कुछ कर नहीं पाऊँ, ये ईमानदारी पूर्वक स्वीकार कर दो, कम से कम लोगों का भ्रम तो टूट जाएगा। बहुत प्रचलित शब्द अध्यात्म में, त्याग करो, त्याग कर दो, सब कुछ त्याग कर दो। अरे क्या त्याग कर दो? त्याग शब्द बहुत प्रचलित अध्यात्म में। तो कोई भिखारी से कहे कि धन छोड़ो, तो भिखारी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाएगा, अरे ये तो फटाक अच्छा है, वही छोड़ दे, है क्या हमारे पास? कुछ है नहीं छोड़ने के लिए। तो अध्यात्म में जो प्रचलित शब्द त्याग, क्या त्याग भाई? अगर तमस है, आलस है, तो आलस को त्यागो, गरीबी है तो गरीबी को त्यागो, रिलेशन ठीक नहीं है, अपना कैरेक्टर ठीक है तो उसको त्यागो, त्यागो, जो भी जहां फंसे हैं, उलझे हैं, उसको त्यागना, यही परम लक्ष्य है हमारा, यही परम लक्ष्य है। जैसे मेरे घर में गरीबी था तो मेरा लक्ष्य क्या है? गरीबी हटाना, यही मेरा लक्ष्य है, इसी को त्यागना है। काम नहीं कर पाता इसी को मैं त्यागूंगा। तो त्याग माने ये है, इसको त्याग दीजिए, जो आपको रोके बाधा बने उसको त्यागिए, आगे बढ़िए, यही है प्रचलित शब्द, यही है। और मुझे पता है सभी के अंदर पावर है, जो आदमी जिंदगी से लड़ नहीं पाता वो भागने की शक्ति पा लेता है। कैसे भागता? भागने के लिए तो शक्ति चाहिए, इसका मतलब शक्ति तो है, तो पावर तो है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं या कोई भी इंसान जो समाज में घूम रहा है, सबके अंदर पावर, सबके अंदर है, लेकिन संकल्प की थोड़ी कमी रहती है। चाहे वो कैपिंग लेने की हो, चाहे टारगेट लेने की हो, चाहे मिशन बनाने की हो, चाहे डायमंड बनने की हो, चाहे इंप्रूवमेंट करने की हो, कुछ भी करने की ताकत सबके अंदर है, संकल्प की कमी होती है। और संकल्प पे ऑलरेडी एक बहुत जबरदस्त ऑडियो सर का आ चुका है, फिर से आज सुने हम। संकल्प पे जबरदस्त ऑडियो है। तो संकल्प आप जब तक नहीं लेंगे तब तक ताकत नहीं आएगा। और संकल्प लीजिए, क्या चाहते हैं, क्या आप पाना चाहते हैं लाइफ में, ड्रीम बनाइए, क्या पाना चाहते हैं, भूखा बनिए, भूखिए, तड़फिए, कुछ तो तड़फ होनी चाहिए। आप देखिए भूख है इनकी, एक भूख होनी चाहिए, संकल्प लीजिए, तड़फिए, आलस आइए। पहले मैं टूटा फिर रिकॉर्ड टूटा, ये ऐसे रिकॉर्ड नहीं बनते। तो संकल्प लीजिए अपने क्षेत्र में, आपको सिर्फ सामने संकल्प लेना, सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं, तोड़ने हैं, लग जाना है, टूटे है ना टूटे, सही कदम में तो कदम तो बढ़ाएं। ये देखिए इतने सारे मेडल, इतने सारे मेडल, इस तरह से तैयारी करना होता है। आप बताइए, ये लोग ओलंपिक में इतने सारे मेडल जीतते हैं, और हमारा आपका दुर्भाग्य कि हम एक टारगेट नहीं जीत पाते। अगर हमें कोई कहे कि तुम्हें टोक्यो को ओलंपिक जीतना है तो कई जन्म लग जाएंगे। कितना सस्ता टारगेट है, और कई लोग जीतते हैं इसमें, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत दिल से बधाई, और आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन कई लोग ये टारगेट नहीं जीत पाते। बताइए, मुझे हैरानी होती है क्यों नहीं जीत पाते, टारगेट नहीं जीत पाते। तो लगिए, हमारे बिजनेस में दो पार्ट है, कंपनी और नेटवर्किंग। कंपनी माने मैनेजमेंट, प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग को प्रोवाइडिंग कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है वो कंपनी काम है, प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग करना या फिर सर्विस या प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराना दूसरा काम है, और तीसरा काम है पे आउट देना। तीन काम ही होता है किसी कंपनी का, दुनिया कोई भी कंपनी हो, ये तीन के अलावा। कई लोग बोलते सर ये कंपनी बहुत बढ़िया है, तो मैं उससे पूछूंगा तुम्हारी कंपनी प्रोडक्ट देती है? बोलेगा हाँ। तुम्हारी कंपनी में चेक देती है पैसे में? बोलेगा हाँ। तुम्हारी कंपनी और क्या करती है, लीगल फॉर्मेलिटी पूरा करती है? बोली हाँ। बोला और क्या करती है? बोला कुछ नहीं करती। इसका करती क्या है? कोई भी कंपनी क्या करती है? तो दो पार्ट है, एक कंपनी, एक नेटवर्किंग। हम लोग किस में आते हैं? नेटवर्किंग में आते हैं। तो कई लोग कंपनी में घुसे रहते हैं बार बार, कंपनी कंपनी, तुम्हारा पार्ट नहीं है, ये पार्ट आदरणीय डायरेक्टर सर का है, और वो बखूबी निभा रहे हैं, नए नए इंप्रूवमेंट, नए नए बदलाव कर रहे हैं। हमारा क्या पार्ट है? नेटवर्किंग। हमारा पार्ट है नेटवर्किंग। हमें नेटवर्क में किंग बनना है। जैसे कंपनी का पार्ट हमारा नेटवर्किंग,
तो कंपनी अपना काम करे। जहां से आपकी आईडी है वहां के सीईओ, वहां के डायरेक्टर आप हैं, और जहां पे 5 से अधिक लोग काम करते हैं उसको कंपनी बोलते हैं। कंपनी माने एक समूह, कंपनी माने एक दीवार नहीं, बहुत सुंदर, एक ऑफिस नहीं, कंपनी माने लोग। तो जहां से हमारी आईडी है उसके डायरेक्टर आप हैं। सेफ्स आपके डायरेक्टर आदरणीय रजत सर हैं, 5 डायरेक्टर हैं, और हमारे कंपनी के डायरेक्टर, जहां से मेरी आईडी है उसके डायरेक्टर आप और हम हैं। अब उस कंपनी में कल्चर कैसा होगा, कैसे लोग रहेंगे, उस कंपनी का सीईओ, डायरेक्टर, लीडर जैसा होगा, वैसे उसकी छवि बनने वाली है। टाटा बहुत बड़ी कंपनी, एथिकल कंपनी है। क्यों? क्योंकि रतन टाटा साहब की छाया टाटा में दिखाई देती है, स्टीव जॉब्स साहब की छाया एप्पल में दिखाई देती है। उसी तरह से हमारे नेटवर्क में रॉयल डिमस टीम भी एक कंपनी है, और उस कंपनी की आइडिया आदरणीय श्रीमान माधव सर वहां शुरू होता है, और उस कंपनी के सीईओ श्रीमान माधव सर हैं, और उनकी छाया स्पष्ट तौर पे रॉयल डिमस टीम में देखी जा सकती है। तो वैसे हमारी जहां से आईडी है वो एक कंपनी है, उसके नेटवर्किंग, उसकी किंग बनना है, अपनी टीम के प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला लीडर बनना है। मैं प्रॉब्लम पे बात करने वाला लीडर हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला लीडर हूँ। मेरा रिलेशन कैसा है, मैं काम कैसा करता हूँ, मैं अपनी टीम को दूरदृष्टि दिखाता हूँ कि नहीं, उनको मैं एजुकेट करता हूँ कि नहीं, कैसे, क्या कल्चर, क्या माहौल, क्या वैल्यू आप देना चाहेंगे, वहां से आपकी टीम बनेगी। और अपना टीम बनाने पे ध्यान दें, इस पे ध्यान न दें कि कोलगेट और सेफ साहब का पेस्ट कहाँ बनता है, कौन सा सामान लगता है। जैसे आप देखिए ये है बुक माई शो, नेटवर्किंग है, फिल्म बनाना अमिताभ बच्चन ने काम है और डायरेक्टर का काम है। तो बुक माई शो ये नहीं बोलता कि तुम अब अक्षय कुमार को क्यों नहीं लिए, इमरान हाशमी क्यों नहीं लिया। अरे उससे क्या लेना था, जो भी फिल्म आएगा, भाग मिल्खा भाग आएगा तो हम बेचेंगे, 3 इडियट्स आएगा तो हमारा काम है बेचने में, प्लेटफॉर्म है, मैं लोगों को ट्रैफिक दूंगा, मेरा काम है प्लेटफॉर्म देना। तो बुक माई शो कोई भी फिल्म ला तो बेच देता है, बिग बाजार कोई सामान डालो बेच देता है, कोई भी सामान लाओ तो बेच देगा। तो हमें बनना है बिग बाजार, एक ग्रेट संगठन, बड़ा संगठन बनाना है, एक बड़ा ट्रैफिक क्रिएट करना है। सेफ सा में कोई बदलाव आएगा, कोई प्रोडक्ट आएगा धुआंधार बिक जाएगा। आप देखिए श्रीमान नरसिंहवाल साहब इतना जबरदस्त अपना नेटवर्क बनाया है, कोई प्लान है 7 लाख वाला का तो 7 लाख लेंगे, 24 लाख वाला, जो कोई लाख वाला ले आए, कोई प्रोडक्ट लाएंगे। तो ध्यान किस पे देना है, कंपनी नहीं, अपनी आईडी, अपने नेटवर्किंग की किंग बनना है, सेलिब्रिटीज बनना है, डायरेक्टर बनना, जो शो बनना है। तो बिग बाजार का एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा करना है। नहीं तो कोलगेट गांव के एक छोटे से दुकान में बिकता है, और कोलगेट बिग बाजार में बिकता है। बिग बाजार उसी कोलगेट से करोड़ों कमाता है, और एक छोटा सा दुकान चंद रुपया कमाता है। इस सेफ साहब से कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं, बिग बाजार बनाए हुए हैं, और कुछ लोग मुश्किल से खर्चा चला रहे हैं। तो हमें ध्यान देना किस पे, नेटवर्किंग पे ध्यान देना है, ना कि कंपनी का नेटवर्किंग, इसके किंग बनना है, इसके डायरेक्टर आप ध्यान दीजिएगा। अब कई लोग इस ट्रेनिंग के किस स्तर से ले रहे हैं वो देख लें। तो ये माइंड आईडी है, वहां पे अपलाइन अगर हमारा मदद करे तो झुक के प्रणाम कर लें, क्योंकि कंपनी हमारी है। अगर इतना कुछ सलाह दे रहा है फ्री में तो नमस्कार करें, धन्यवाद अदा करें। और जो आपकी टीम काम कर रही है, बिना तनख्वाह के काम कर रही है, तो वो जैसे भी है उनको अप्रिशिएट करें, उनको भी धन्यवाद दें। तो अपनी टीम को एक बिजनेस माइंड सेटअप होना चाहिए कि मैं बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ, टाइम भी लग सकता है, उतार चढ़ाव भी हो सकता है, पेशेंस भी लग सकता है, पैसा भी लग सकता है, शक्ति भी लग सकती है, कुछ सब कुछ लग सकता है। एक बड़ा संगठन, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है आपको, ये माइंड सेट होना चाहिए एंटरप्रेन्योर का। कंप्लेनिंग एटीट्यूड, वो मेरी नहीं सुनता है, वो हमारी बात नहीं मानता, वो ऐसे कर लिया, फलाना ऐसे क्या बात कर रहा है, ये माइंड सेटअप है। ये कहीं कहीं से दिखाई देता है डायरेक्टर का माइंड सेटअप आपका, कहीं दिखाई देता है ग्रेट लीडर का। जब ऐसा बोलो इधर उधर तो आप सोच लेना क्या श्रीमान माधव सर ऐसे बोलते होंगे, नहीं। तो माइंड सेटअप एक होना चाहिए अपने मेंटरो जैसा और एक डायरेक्टर जैसा। एक माइंड सेटअप जब तक नहीं होगा तब तक हमारा बिजनेस बड़ा नहीं होगा, क्योंकि उस जहां से आपकी आईडी है उसके ऑनर आप हैं। और माइंड सेटअप होगा, माहौल से पढ़ाई लिखाई करेंगे, बुक्स रीड करेंगे। मैंने एक बहुत बड़े दार्शनिक को पढ़ा, जो भारत के दार्शनिक है आचार्य रजनीश। 1 लाख बुक अगर वो पढ़ सकते हैं तो हम भी 200-500 बुक अपने लाइफ में पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ सकते तो कुछ नहीं कर सकते।
तो बुक्स पढ़े, माइंड उससे सेट होगा। लोग कहते हैं इस बिजनेस में बहुत आराम है, मुझसे मिलते हैं खासकर लोग कहते हैं बहुत आराम है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कब आराम है, कब आराम है बताइए। सेठ साहब में आराम तो है, लेकिन श्रीमान संजय जैन सर बन जाने के बाद आराम है, नहीं तो आराम वगैरह नहीं। इतना बड़ा मुकाम जब हो जाए तब आराम है। अभी हम आराम के फॉर्मेलिटी में नहीं है, अभी हम क्या है, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग में है। जैसा मैं पुलिस में रहा हूं तो मैं पीएससी में तो ट्रेनिंग किया हूं, पहले 1 साल मैंने ट्रेनिंग किया, फिर मैं बर्खास्त हो गया, फिर दोबारा कोर्ट से लड़ गया, फिर 1 साल में ट्रेनिंग किया, तो मैं 2 साल ट्रेनिंग किया। तो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट में करना मना है, दर्द मना है, शिकायत में सब मना है, आराम हराम है। रिक्रूट में आराम हराम है, सिर्फ जो बताया जा रहा वो करना। कभी भी सोने नहीं मिलेगा, हमेशा शारीरिक पीड़ा रहेगी, भूख लगेगा, नींद आएगा, चलेगा, लेकिन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग में इतना सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो ग्रेट लीडर बन सकते हैं। आराम हराम अपने जीवन का आगे एक नारा लगा दिया, आराम जो करेगा कुछ नहीं करेगा। और ये मैंने सीखा अपने सभी ग्रेट लेजेंड से, उनके जीवन में आराम नहीं है, और किसी भी, क्योंकि आराम हराम है, आराम हराम है। तो हम सभी लोग रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग में सफल नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी एक्सीलेंट नहीं बने हैं। अभी तो हमें बताना, हमें कोई एडिफाई करता कि ये हैं परशुराम जी, तब हमें लोग जानते हैं, या मंच पे हम जाते हैं तो अपनी टेस्टिमनी देना पड़ता। अरे भाई अभी तो हम बड़े हुए नहीं, अगर अमिताभ जी को खुद ही बताना पड़े मैं अमिताभ हूं तो अमिताभ बड़े हुए नहीं, हम लोगों को तो अभी खुद ही बताना पड़ता अपने बारे में, मैं फला हूं, या दूसरा मेरे बारे में मंच पे बताता है, तो हम अभी कुछ नहीं है, अभी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग में। अभी आराम करने का मौका नहीं है, अभी जम के काम करने का मौका है। खुद को सजा देना सीखिए, जीवन में सुख पाना इसे भूल जाइए, सुख वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुद को सजा देना सीखिए, जो अपने आप को सजा नहीं दे सकता है, जैसा भी इतना ट्रेनिंग चल रहा होगा तो शरीर में थोड़ी सी आलस आ रही होगी, शरीर बोलेगा थोड़ा लेट के सुन लो, फोन ऑफ कर दो और वीडियो ऑफ कर दो, कुछ सुनाई तो दे रहा है, खुद को सजा दो भाई, थोड़ा नींद आ रही है पानी पी लो, उठ के बैठ जाओ, इतना नहीं कर सकते, तुमसे क्रांति नहीं होने वाली है भाई, इतना नहीं कर सकते, तुम क्या क्रांति करोगे, कहीं को हजारों करोड़ों लोग मेंटर कैसे बन सकते हो। तो खुद को सजा देना सीखो, शारीरिक पीड़ा उसको झेलो, मानसिक पीड़ा उसको झेलो, फील्ड में भागेंगे, भाग दौड़ होगा, आराम करने में छोड़ो, सब त्यागो, खुद को सजा दो, कभी भी खुद को सुकून मत दो, इसको पीटोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। किसी भी फौजी, किसी भी ओलंपियन, किसी भी दमदार खुद को जो सजा देता है, डेली जिम में वर्कआउट करके इस चमड़ी को डेली वार किया जाता है, तब ये एक इंस्टाग्राम पे कोई एक बॉडी बिल्डर या हीरो हीरोइन पोस्ट करते बड़ा खूबसूरत तब दिखाई देता है, बड़ी इसको पीटा जाता, सजा दिया जाता है, और जिसको मजा देता है आप समझते उसका क्या आकार हो जाता है, एक नया उपग्रह पाल के पेट पे घूमता हो। तो जीवन अपने आप को सजा दीजिए, बिजनेस में कर रहे हैं, फील्ड में घूमना है, ठंडी है, गर्मी है और पैसे नहीं है और थोड़ा सा दिक्कत आ रही, सजा देना सीखो, सब स्वीकार करो, और कोई ना कोई लक्ष्य बनाओ, जिस दिन काम न हो उस दिन अपना उस रात का खाना मत खाए, कुछ भी अपने आप को सजा दे सकते हैं। और द्वंद्व से भागे नहीं, मन में बहुत सारा विचार आता है कि बहुत सारा दुविधा बना रहता, द्वंद्व दुविधा, क्या करे क्या ना करे, तो द्वंद्व से भागे नहीं, जियो द्वंद्व में, तपो जलो, और तपोगे जलोगे तभी कचरा साफ होगा, और लास्ट में क्या बचेगा, सोना बचेगा। तो दुविधा उधर भागो मत, जलो, सब जो हो रहा होने दो, क्योंकि दोस्त आपको 2 लोग सिखाते हैं जिंदगी में, या तो गुरु या फिर आपकी जिंदगी। गुरु खासियत क्या है, गुरु माफ बहुत करता है, 2 ही लोग जीवन में सिखाते हैं, या तो जिंदगी सिखाएगी या गुरु। गुरु माफ बहुत करता है और जिंदगी माफ नहीं करती है, बहुत गिरा गिरा के मारती है। और जिन लोगों ने गुरुओं को नहीं माना है, गुरु तो माफ कर देता है कि चल भाई मेरी बात नहीं मानी कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं माना है, जिंदगी पीट रही है, उनका बिजनेस खराब हो जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन खराब, तो पीटेगी, जिंदगी कभी छोड़ती नहीं, जिंदगी माफ नहीं करती। तो किसी को चुन लो, या तो गुरु चुन लो तो जिंदगी चुन लो। कुछ कोर वैल्यू है करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये कोर वैल्यू उनका है, दुनिया के सबसे बड़े संगठन बनाने वाले ग्रेट लीडर जिनका नाम है बिल गेट्स साहब का है, तो उनका एक कोर स्टेप है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 भाग में डिवाइड है, कैसे अपनी टीम में क्रिएट वैल्यू या टर्नओवर किया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा बिल्ड और कैसे माइंड सेट किया जाए, और तीसरा कैसे करेक्टर
अपना बिल्ड किया जाए, व्यक्तित्व का विकास किया जाए, तीनों के हैं। तो हम पहले बार क्रिएट वैल्यू, बिजनेसमैन है तो वैल्यू करना सीखें, सेल करना सीखें, सेल लेना सीखें, ये हमारा प्रथम गुण है। सेल नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, तो क्रिएट वैल्यू, तो वैल्यू क्रिएट करें, सेल जनरेट करें, कैसे, ये पहला गुण है क्रिएट वैल्यू। नंबर 1, इसके लिए क्या कर, 3 काम करने से हमेशा बिजनेस वैल्यू बढ़ता है। नंबर 1, 100% यूजर, जब हम यूज करेंगे तो उसके बाद जब यूज करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, तो हम उसको फिर शेयर करेंगे, अपने अड़ोस पड़ोस को उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, क्या आप इसको यूज करिए, बहुत अच्छा है, तभी टर्नओवर बढ़ेगा। खाली ज्वाइन से टर्नओवर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम FMCG में आ गए हैं। तो यूज प्रोडक्ट्स, 100% यूजर बनना है, और शेयर करो, जो प्रोडक्ट उसको शेयर करना, नहीं कुछ न कुछ 1000-2000 का सामान बेचना अपने आईडी से। और तीसरा, बिजनेस का जादू है जो दिन भर करना हमको, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, ये 3 काम के अलावा कुछ नहीं करना पड़ता है। और जब मैं सो द प्लान करूं तो उससे पहले इन्विटेशन हुआ होगा, और हुआ होगा उससे पहले क्या, लिस्ट बनाई, पूरी सीरीज हमारे 8 स्टेप ट्रेनिंग में बताया जाता है। ये 3 काम करने से बिजनेस वैल्यू बढ़ता है। तो पहला पार्ट हो गया क्रिएट वैल्यू। दूसरा पार्ट में हम चर्चा करेंगे बिल्ड योर माइंडसेट, अपना खोपड़ी ठीक रहे, खोपड़ी में चौपड़ी न घुसे, उसके 3 काम करना है। रीड द बुक, जो मैं आपको बता चुका हूँ, लिसन द डायमंड, और आज का सौभाग्य है कि हर दिन एक डायमंड को सुनने का मौका मिला, और श्रीमान सर का जो है ऑडियो सुने, लिसन, जितना ज्यादा ऑडियो सुनेंगे, खोपड़ी में घुसा रहेगा, उतना ज्यादा मन ठीक रहेगा। माइंड कभी सेट नहीं होता है, माइंड माने पानी, गिलास में डालो गिलास हो जाएगा, तवे पे डालोगे तो जल जाएगा, फ्रिज में डालोगे तो बर्फ बन जाएगा, पानी पे डालोगे तो फैल जाएगा, कपड़े पे डालोगे तो फैल जाएगा। पानी माने क्या, खुद का कोई अस्तित्व, कोई औकात नहीं है उसका, जहां डालोगे उसी का रूप धारण कर लेगा। तो मन को बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स जैसा बन जाएगा, डायमंड को सुनेंगे तो डायमंड जैसे बन जाएंगे, फंक्शन में अटेंड करेंगे तो फंक्शन जो माहौल वैसा बन जाएगा। तो मन को एक माहौल देना है अपनी टीम में, खुद को जो माहौल दे पाएगा उसका दिमाग ठीक रहेगा, और जब दिमाग ठीक रहेगा तभी तो क्रिएट वैल्यू होगा, तभी तो टारगेट जीतेंगे, तभी तो ठीक रहेंगे। तो ये बिल्ड योर माइंडसेट 3 पॉइंट है। और अगला 3 पॉइंट करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हेल्पिंग कैरेक्टर, जब आप करेंगे बिजनेस वैल्यू, ये 3 पॉइंट करने से बिजनेस बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, ग्रुप साइज बढ़ेगा, इससे आपका दिमाग बुद्धि बढ़ेगा। लेकिन टीम तो बन गई है और दिमाग बुद्धि भी आपका बढ़ गया है, लेकिन टीम रुकेगी तब जब आपके अंदर होगा अकाउंटेबिलिटी, रुकेगी आपके कैरेक्टर से, आपके व्यक्तित्व से, आपके प्रभाव से, आपके एटीट्यूड से। ये जो चीज है टीम को रोकती है, बनाना अलग है, रोकने के लिए हेल्पिंग कैरेक्टर पे काम करना होता है। तो अकाउंटेबिलिटी, लेन देन ठीक हो, झूठ ना बोले, ईमानदार रहें, क्योंकि ये जहां जिसके टीम में आएगा तब बन तो गई है टीम, टूट जाएगी, बन जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। तो अकाउंटेबिलिटी पे बहुत सारा पार्ट है, पैसे का लेन देन, किसी को टाइम दिया मीटिंग में आना है तो आना है, किसी प्रकार का जो वादा किया है उसके प्रति अकाउंटेबल रहें। तो ये पार्ट हमारा कैरेक्टर बनाता है, अपनी टीम में एक अच्छी छवि, एक इन्फ्लुएंसर बनना है, एक ग्रेट प्रभाव डालना है। बहुत जैसे श्रीमान माधव सर का नाम लेते लोग कूदने लगते, क्यों, एक ग्रेट प्रभाव, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। टीच एबिलिटी, तो एक सीखने के भी भाव है, अगर ये सीखेंगे नहीं, गुणवत्ता नहीं लाएंगे, सीखेंगे नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे, तो कोई आपसे प्रभावित नहीं होगा। तो आपकी टीम तो बन गई है 10,000 की, लेकिन वो आपसे प्रभावित है क्योंकि आपको कुछ आता नहीं है। इसलिए टीच एबिलिटी, सीखने की भूख रहे, जहां मिले वहीं सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, तो एक एबिलिटी विकसित करना है। और तीसरा कम्युनिकेशन, अपने जो नेटवर्क है या अपलाइन डाउन कम्युनिकेशन रहेगा, तो कम्युनिकेशन बना के रखना है। बातचीत करने का तौर तरीका अच्छा होना चाहिए। कई लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं, डांट फटकार मारते हैं, गाली, तो अच्छा होना चाहिए आपके कम्युनिकेशन, उम्मीद होना चाहिए, जोश होना चाहिए, विजन चाहिए। और कोई भी हमारे टीम में जुड़े, कम्युनिकेशन में बातचीत होना बहुत जरूरी है। बातचीत मतलब सिर्फ फोन से नहीं, कनेक्टिविटी का मतलब कम्युनिकेशन में। ये 3 काम करने से कैरेक्टर बना हुआ, तो लोग आपके साथ बने रहेंगे, और ये करेंगे तो आपका माइंड सेट रहेगा, और ये करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। 3 काम करना है। और ये हमारा अंतिम स्लाइड है, लास्ट करके मैं विदा लेता हूँ, शायद टाइम ज्यादा मैंने ले लिया। जीवन और भविष्य के बारे में बताता हूँ। हम आप सभी का जैसे हम जीवन कहते हैं, मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है। हम सभी का पूरा जीवन जो है
हम सभी लोग 25 साल तक सोने में हम लोग निकाल देते हैं, और 15 साल तक बचपन में हम लोग निकाल चुके हैं, और 10 साल पहले ही बुढ़ापा का निकाल कर रख दीजिए, जब बिस्तर पर लेट जाएंगे तो कुछ काम नहीं करेगा, सारा स्पेयर पार्ट फेल है। और 10 साल क्रियाकलाप हो। क्रियाकलाप माने आना जाना, ट्रैफिक, नहाना धोना, फालतू के काम, रात भर व्हाट्सएप, ये बहुत सारे टाइम क्रियाकलाप, फालतू काम, कोई नॉन प्रोडक्टिव टाइम, तो 10 साल इसमें निकाल दीजिए, तो टोटल आप जोड़ेंगे तो 25 साल सोने में कोई जीवन, जब सो रहे थे कौन सा जीवन, सोने को जीवन थोड़ी कहेंगे। 15 साल बीत गया बचपना में, कोई समझ नहीं दी तो भी जीवन नहीं है कोई। बुढ़ापा में जो चारपाई पे लेटा उसको जीवन कहोगे आप? कुछ नहीं है। क्रियाकलाप, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, गाना गा रहे हैं, घूम रहे हैं फालतू इधर, ये 10 साल ही निकाल दो, ये सब जीवन नहीं है। जीवन में मात्र 10 साल हर इंसान के अंदर होता है सृजनात्मक काम करने के लिए, मात्र 10 साल। यानी जिन्हें आप कहते हैं मैं 70 साल हूं, अभी तो मेरे पास 20 साल है, गलतफहमी में आप। मात्र हर व्यक्ति के जीवन में 10 साल है कुछ करने योग्य है, और 10 में भी हम 4-5 गंवा चुके हैं, 3-4-5 बचा है। जो इतिहास बनाना है, जो करना सो कर लें, नहीं तो जीवन फिर समाप्त होने वाला है। अब मैं अपनी बात में विराम दूंगा, मैंने शायद टाइम ज्यादा ले लिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ वाणी में इधर उधर हो गया हो तो कृपया करके उसको ऐड करें। थैंक यू।